इस बुलेटिन में बात करेंगे भारत के इंटरनेशनली बढ़ते कद की, क्योंकि भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती एक बार फिर से कामयाब रही है। भारत मां के सपूतों को भारत वापसी हुई है। कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। इनमें से 7 भारत लौट आए हैं। ये कतर में जासूसी के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। पहले इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। विदेश मंत्रालय ने देर रात कहा कि भारत सरकार कतर में गिरफ्तार किए गए दहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीयों की रिहाई का स्वागत करती है। हम इनकी घर वापसी के लिए कतर के फैसले की सराहना करते हैं, भारतीय सरकार के द्वारा कहा गया। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने 30 अगस्त साल 2022 को 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था। पूरा मामला क्या है ये हमने आपको बताया। अब इस बीच बड़ी जानकारी यह है कि भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत इसको कहा जा रहा है। कतर की जेल से 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है, जिनमें से 7 पूर्व नौसैनिक भारत लौट चुके हैं। भारत ने कतर के इस फैसले का स्वागत किया है, लगातार सराहना की जा रही है और भारत के इंटरनेशनली बढ़ते कद की चर्चाएं भी इस खबर के बाद में बढ़ गई हैं। तो बड़ी कूटनीतिक जीत भारत की 2047 का लक्ष्य, बढ़ता भारत, उभरता भारत और इंटरनेशनली जिस तरीके से पीएम मोदी लगातार संबंध बना रहे हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। भारत की बड़ी जीत, भारत का वार और रिहाई शानदार। कतर की जेल से 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा किया गया है। इनमें से 7 पूर्व नौसैनिक फिलहाल भारत लौट गए हैं और इसके बाद में लगातार जो चर्चाएं हैं वो की जा रही हैं। आपको ये भी बता दें कि भारत ये सभी सैनिक लौट रहे हैं, 7 इनमें से लौट चुके हैं। भारत लौटे नौसेना के एक पूर्व कर्मी ने कहा कि हमने दोबारा भारत लौटने के लिए लगभग 18 महीनों का इंतजार किया। हम प्रधानमंत्री के बेहद आभारी हैं। उनके निजी हस्तक्षेप और कतर के साथ रिश्तों के बगैर ये बिल्कुल नहीं हो सकता था। हम सभी प्रयासों के लिए दिल से भारत सरकार का शुक्रिया करते हैं और उन प्रयासों के बगैर आज का दिन देखना मुमकिन नहीं था। तो ये खुशी जाहिर की गई है एक पूर्व नौसैनिक के द्वारा जो कि भारत लौटे हैं। 8 में से 7 भारत लौट चुके हैं और कतर में सजा काट रहे थे सभी भारतीय, उनको रिहा कर दिया गया। आपको याद होगा कि पहले इन्हें उम्र कैद की, पहले इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, जिसको बाद में तब्दील करके उम्र कैद में बदल दिया गया था। तो देखिए, भारत ने भी कतर के इस फैसले का स्वागत किया है। फिलहाल 2 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी कतर दे चुका है। इससे जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और भारत के संबंध कतर के साथ में कैसे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर, जो पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, वो उस वक्त की है जब ये सभी लोग वतन लौटते हैं और जो खुशी इनके चेहरों पर होती है वो देखने लायक होती है। इससे पहले भी विदेश मंत्री एस जयशंकर जब कतर पहुंचे थे, उन्होंने इनके रिश्तेदारों के साथ में मुलाकात करी थी, परिवारजनों के साथ में मुलाकात करी थी और उन्हें आश्वासन दिया था, क्योंकि उस वक्त इन सभी नौसैनिकों को, यानी कि 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी गई थी, जिसके बाद परिवार बहुत ज्यादा चिंता में था। इन सभी के परिवारों को विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस बीच आपको यह भी बता देते हैं कि 8 पूर्व नौसैनिक अफसर आखिर कौन है, इनके नाम क्या कुछ है। पहले है कैप्टन नवजोत सिंह गिल, दूसरे हैं कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, तीसरे हैं कमांडर सुगनाकर पकाला, चौथे हैं कमांडर संजीव गुप्ता, 5वें हैं कमांडर अमित नागपाल, छठे हैं कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, 7वें हैं कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा और 8वें हैं नाविक रागेश। ये सभी 8 पूर्व नौसैनिक जिनको जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद मामला लंबा चला। उसके बाद आपको ये भी बता दें कि इनको पहले फांसी की सजा हुई, उसको उम्र कैद में बाद में बदल दिया गया। अब मामला क्या था डिटेल में एक बार समझ लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 30 अगस्त साल 2022 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। नौसैनिकों के ऊपर जासूसी के गंभीर आरोप लगाए गए। इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप इन नौसैनिकों के ऊपर लगाए गए। कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया गया था। इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने इन सभी को गिरफ्तार किया था। अब गिरफ्तारी के करीब 14 महीने बाद सभी को सजा सुना दी गई। 26 अक्टूबर साल 2023 को सभी को मौत की सजा सुनाई गई, जिसके बाद भारतीय सरकार लगातार एक्टिव हो गई। हालांकि बैकडोर डिप्लोमेसी लगातार चल रही थी। 28 दिसंबर 2023 को इनकी मौत की कैद को बदल दिया गया और उम्र कैद बना दिया गया, क्योंकि भारतीय सरकार लगातार हस्तक्षेप कर रही थी। अब एक बार टाइमलाइन को देख लेते हैं, क्या कुछ टाइमलाइन रही। गिरफ्तारी से रिहाई तक क्या टाइमलाइन थी। 2022 30 अगस्त नेवी के 8 पूर्व अफसर कतर में गिरफ्तार हुए। 1 अक्टूबर दोहा में भारत के राजदूत और मिशन के उप प्रमुख ने अफसरों से मुलाकात की।
3 अक्टूबर पहला काउंसलर एक्सेस दिया गया इनको। 2023 1 मार्च का तारीख आती है, आखिरी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। वहीं 25 मार्च को 8 के खिलाफ में आरोप तय किए गए, यानी कि 8 पूर्व नौसैनिकों के खिलाफ में आरोप तय कर दिए गए। 29 मार्च की तारीख आती है जब कतर के कानून के तहत में मुकदमा शुरू किया गया इन सभी के खिलाफ। 4 अगस्त को गिरफ्तार किए गए पूर्व अफसरों को एकांतवास से जेल में शिफ्ट किया गया। 26 अक्टूबर की तारीख आती है, कोर्ट ने सभी 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी गई, जिसके बाद चर्चाएं बहुत ज्यादा होने लगी, चिंता का विषय बन गया। फैमिली वालों के लिए भी बहुत ज्यादा चिंता बढ़ गई। 28 दिसंबर मौत की सजा कैद में बदल दी गई, थोड़ी रियायत दी गई। 2024 आता है, 10 फरवरी सभी पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया। 11 फरवरी की देर रात पूर्व नौसैनिक भारत पहुंचते हैं। 8 में से 7 पहुंच चुके हैं और इसी के ऊपर उनमें से एक ने आभार भी व्यक्त किया है और बेहद खुशी भी यहां पर जताई है। रविंद्र सचदेव विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। रविंद्र जी, सबसे पहले तो यही मैं जानना चाहूंगी कि ये बड़ी राजनीतिक जीत हुई है, बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। भारत के रिश्ते जिस तरीके से पीएम मोदी इंटरनेशनली डेवलप कर रहे हैं, क्या कुछ मायने इसके निकलते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले समय के लिहाज से? थैंक यू, प्लेजर आपके साथ। नो, डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, बहुत कामयाब डेवलपमेंट है, राइट। इसको मैं कहता हूं, ये जो वक्त चला, इसको कहा जा सकता है डक डिप्लोमेसी, यानी कि बत्तख डिप्लोमेसी। बत्तख जो होती है जब झील पर तैर रही होती है, ऊपर से बड़ी शांत दिखती है, पर पानी के नीचे उसके पैर जोरों से चल रहे होते हैं, बहुत जोरों से, राइट। तो ये डक डिप्लोमेसी है कि ऊपर से मैच्योरिटी दिखाई दोनों देशों ने, शांति दिखाई, काम दिखाया, कोई रेटरिक नहीं हुआ, ये वो तू मैं नहीं हुई, बट पीछे, पर्दे के पीछे, पानी के नीचे काम चलता रहा। दोनों देशों ने मैच्योरिटी से पहुंचे हैं इस पे। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे देश की कंडक्ट ऑफ डिप्लोमेसी की, मैं कहूंगा डिप्लोमेसी की भी। अच्छा रविंद्र सचदेव जी, जब आप डक डिप्लोमेसी की बात करते हैं, जब हम बैकडोर डिप्लोमेसी की बात करते हैं, तो क्या कुछ आखिर चल रहा था बैकडोर डिप्लोमेसी में, क्योंकि आप विदेशी मामलों के जानकार हैं? देखिए, इसमें कुछ पता है पर हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है। मैं ये एस्टिमेट कर सकता हूँ कोई ना कोई तो डील हुई होगी ओवरऑल में। देखिए ना, कतर भी बहुत बहुत कंचे खेल चुका है, तालिबान के साथ अमेरिका की डील कराता है, ओमान के साथ ईरान की इधर उधर करता रहता है। तो कतर ने कुछ ना कुछ हमसे एक्सचेंज किया होगा और हमने एक्सचेंज किया होगा, राइट। अब क्या है, देखिए हमारा हमारा रोल बढ़ रहा है दुनिया में। अब हम अरब सी में मैरीटाइम सिक्योरिटी करवाते हैं, हम इन देशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया में जो $500 बिलियन प्रोजेक्ट है उनके क्राउन प्रिंस का नियोम सिटी, उसमें वो भारतीय इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं। बहुत बड़ा है, सऊदी में बहुत पैसा है, पर उन्हें और पैसा भी तो चाहिए। इसी तरह से अबू धाबी, दुबई, अभी प्राइम मिनिस्टर इनफैक्ट कल या परसों 14 तारीख को वहां सबसे बड़ा टेंपल करने जा रहे हैं। तो इस रीजन के साथ हमारी रिलेशंस और एंगेजमेंट्स बहुत ज्यादा बड़ी हैं और बढ़ रही हैं और बहुत बड़ा स्कोप है। तो ऐसे में हमारे पास बहुत कुछ भी है देने को। हमारे पास टैलेंट है, टेक्नोलॉजी है, राइट। हमारी पॉलिटिकल पोजीशन है, दुनिया में हम क्या विचार रखते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, G20 कह लीजिए, ब्रिक्स कह लीजिए। तो इन सब चीजों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्कशंस हुई होंगी। अब क्या हमने और कतर ने एक्सचेंज किया और हम कह नहीं सकते, बट और कुछ नहीं तो गुडविल एक्सचेंज हो गई है, ठीक है ना। अब कतर ने अगर रिलीज करा, सपोजिंग कतर तो ही कहेगा मैंने तुम्हारे लिए फेवर कर रहा हूं, राइट, इन अ वे। अगर माने हम कहें ठीक है तुम फेवर सोचो, हमारे को अपने बंदे घर चाहिए, तो इस तरह के बैकग्राउंड में एग्जैक्ट क्या बातें रही होंगी, कोई ना कोई दांव पेश किया गया होगा, कोई लीगल सिस्टम को एक तरीके से इंटरप्रेट किया गया होगा। अच्छा सचदेव जी, क्योंकि जब अमेरिका का साथ भारत के साथ होता है, जब अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भारत को सपोर्ट करता है, अपना मित्र बताता है, तो क्या एक ये भी कारण हो सकता है क्योंकि भारत को लगातार कई सारी कंट्रीज सपोर्ट कर रही हैं और इस समय पर भारत के साथ में बुरे संबंध कोई भी देश नहीं बनाना चाहता है और इसीलिए कतर ने यह फैसला लिया रिहाई का? ग्रेट पॉइंट। और याद रखिए, कतर में अमेरिकन बेस है जहां करीब 10,000 अमेरिकन सोल्जर्स हैं, एयर बेस है, ओके, इस रीजन का सबसे बड़ा। अमेरिका का दूसरा जो सबसे बड़ा बेस है, बस 2 है यहाँ पे, वो है बहरीन में, जहां पे उसकी 6th फ्लीट जो उनकी नेवी है उसका हेडक्वार्टर है, वहां 10,000 लोग हैं। और एक बेस है कतर में जो एयर बेस है, जहां पे 10,000 है। तो कतर के अमेरिका से रिश्ते बहुत अच्छे हैं। पर आप देखिए, कतर एक बहुत अहम इंटरेस्टिंग रोल निभाता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। छोटा सा देश है। इस समय देखिए, इजराइल हमस को लेकर के कतर पे जाकर के डिस्कशन हो रही है, राइट। तालिबान जब गिरा या अमेरिका जब तालिबान को छोड़ के आया, सारी डिस्कशन दोहा में होती थी,
राइट। ईरान और अमेरिका की डील हुई अभी, जिसके जरिए ईरान के करीब $6 बिलियन साउथ कोरिया में फंसे हुए थे सैंक्शंस को लेकर के, वो डील हुई, वो कतर ने करवाई। तो कतर एक बड़ा इंटरेस्टिंग और डायनामिक स्टेट है इस इलाके में, और भारत से हमारे रिश्ते अच्छे हैं। वो बहुत बड़ा नेचुरल गैस का सोर्स है। अमेरिका से, जैसे आप कह रही हैं, यस, वो प्ले करता है। एक चीज और याद रखिए, इस डील में जो सबमरीन की बात थी वो इटली से थी, ठीक है। अच्छा तो सचदेव जी, यहाँ पर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी इसको कहा जा रहा है कि ये दोस्ती आगे और भी रंग लाती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर पहुंचते हैं, उनका स्वागत किया जाता है, उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता है। तो क्या ये उसी दोस्ती की बदौलत किया गया है और आने वाले समय में इस दोस्ती के अलग अलग रूप और रंग और भी देखने को मिल सकते हैं? ओ जी हाँ, एब्सोल्युटली। अगर आप मेरे से पूछ रही हैं इस दोस्ती के रंग और रूप और किस तरह से फलती फूलती, आप कहिए, जैसे इमर्ज होती है, अपॉर्चुनिटीज, बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पर। क्योंकि देखिए, अब हमारे देश की कैपेबिलिटीज बढ़ गई हैं, पैसे की, हमारे पास पैसा भी है, रीजनेबल रिसोर्सेज भी हैं, और हमारे पास और सबसे बड़ी पावर सचदेव जी, हमारे पास यूथ है। हाँ, यूथ है और लीडरशिप है। ऑनेस्टली लीडरशिप है जो कि इंस्पायर कर रही है, पुश कर रही है, और कहती है कि कुछ भी करो करो करो, राइट। वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो हमारे पास यूथ है, नो डाउट, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। इस डील में, बाय द वे, ये जो हुई, इसमें एक और डायमेंशन, एक तो इटली का डायमेंशन है, क्योंकि सबमरीन इटली की थी, राइट। तो अगर स्पाइंग करेगी तो इटली की टेक्नोलॉजी चोरी हुई है, राइट। तो इटली से भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं। तो वहां भी बातें हुई हैं, जो मुझे थोड़ा अंदाजा है भारत और इटली के बीच में, कि आप इस मुद्दे को ऐसे मत दिखाओ ज्यादा, या वॉट एवर एटसेट्रा, राइट। इसमें एक और पार्टी इन्वॉल्व है, इजराइल, क्योंकि हमारे जो सेलर्स थे, इन पे चार्ज ये था कि ये इजराइल के लिए स्पाइंग कर रहे हैं, राइट। तो अब ये जो अगर सारा मामला रिजॉल्व हो गया, तो इजराइल के लिए भी एक तरह का रिलीफ है जी। तो इस रिलीज के मल्टीपल इम्पैक्ट है, बट सारे के सारे ऐसे हैं जिनमें भारत के अच्छे रिश्ते, हमारे इजराइल से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो आई थिंक कतर ने या जो भी, जिस भी कारण ये एंड ऑब्जेक्टिव आया, बहुत बहुत अच्छा आया, शांति से आया, मैच्योरिटी से आया। अगर आप मुझे आधा मिनट दे, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जब ये शुरू हुआ था केस, तब बहुत लोग कहते थे कतर एयरवेज को बॉयकॉट करो, सोशल मीडिया में बात पूरी शुरू हुई, कतर ऐसे कैसे कर सकता है हमसे ये वो। मैं कहता हूं, अच्छा हुआ भगवान की दया से हमारे सोशल मीडिया उस पर नहीं चढ़ गए। जैसे मालदीव्स में बात हो गई हमारी, मालदीव्स के मुद्दे को लेकर के हमारे सोशल मीडिया ने इतना ठीक उछाल किया, मैं कहता मानता हूं, बट इन्होंने हेडेक खड़ा कर दिया हमारी सरकार के लिए। ठीक है, मालदीव्स जा रहा है, ठीक है, चाइना की गोदी में जाता जाए, पर धीरे धीरे जाता जाए, हमें उस चीज को एग्रेवेट नहीं करना है, राइट। तो ये चैलेंज और हेडेक है, बाय द वे, मालदीव हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए, कि मालदीव से रिश्ते ठीक है जितने भी जा रहे हैं, बट हम ये नहीं कह सकते ये था। तो कतर के केस में थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके चलते इतने कंट्रोवर्सी राइज हो गई हो, और जिसके चलते देखिए उनकी सरकार भी सोशल मीडिया ट्रैक करती है, बोले कि इंडिया में लोग ऐसे। बिल्कुल रविंद्र जी, और कोई भी इस समय पर ऐसे वक्त में भारत के साथ में दुश्मनी नहीं करना चाहता है, और दुश्मनी नहीं भी तो संबंध हर कोई बनाना चाहता है, बल्कि क्योंकि 2047 का लक्ष्य, जब हम बढ़ता भारत, उभरता भारत, इकोनॉमी को बूस्टअप करना, रोजगार को बढ़ाना, युवा शक्ति को आगे लेकर जाने, सभी बातें पीएम मोदी कहते हैं, तो बहुत कुछ मायने इसके निकलते हैं। और जब हम 3 बड़ी इकोनॉमीज में शामिल होने की बात कहते हैं, तो भी कई मायने निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सचदेव जी, आपने जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ में पल पल की अपडेट्स लगातार भारत 24 आप तक पहुंचा रहे हैं।